हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के क्लास में हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ने चलेंगे। वो कहते हैं ना, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नदियों के बारे में जो है ना पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको इसको पूरा मैप के द्वारा जो है याद करवाऊंगा। ये वीडियो मैंने खुद इतना मतलब अपने अच्छे अनुभव से बनाया है कि जो मुझे पढ़ने में आसानी हुआ है। सो आपके सामने मैं उस बातों को रख रहा हूँ। आई होप दैट इस वीडियो को देख लेने के बाद में बहुत सारे 95% क्वेश्चन आपके नदियों से कवर हो जाएंगे, या वो किसी भी लेवल के एग्जाम होते हैं उनसे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखा है कि इंडियन रिवर्स, यानी सभी भारत की नदियों के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत की नदियों को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला भाग कहलाता है हिमालयन नदियां और दूसरा भाग कहलाता है प्रायद्वीपीय नदियां, यानी दक्षिण भारत की नदियां। हिमालयन नदियां सदाबहार नदियां होती है, उनमें सालों भर पानी होता है क्योंकि वे जो है ना ग्लेशियर से निकलती है, बर्फों के पिघलने से बनती है, तो सालों भर वो पानी रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां में सालों भर पानी नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। लिखी इसलिए है कि समय बहुत से कम लगे और हम बहुत से ज्यादा सीख सके। और ये वीडियो मैं एकदम इजी वे में बनाऊंगा जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए ध्यान से। भारत की नदियों को हम दो भागों में यहाँ पे विभाजित करके पढ़ सकते हैं। एक हम लोग कहेंगे हिमालय नदियां और दूसरा हम लोग कहेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। और जो हिमालय नदियां होती हैं, हिमालय नदियां ये मेन रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी होती हैं। ये तीन नदियां मेन रूप से हिमालय नदियां होती हैं। और प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत की नदियां, यानी जो मध्य भारत की नदियां होती है और जो दक्षिण भारत की नदियां होती है, उन्हें हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों में हम लोग काउंट करते हैं। तो दो चीज यहाँ पे आप कन्फर्म कीजिए कि भारत की नदियों को दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक हिमालयन नदियां जो जो सदाबहार होती है, सालों भर पानी रहता है उसमें, क्योंकि वो ग्लेशियर यानी हिम के पिघलने से बनती है। इसमें मेनली हो जाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। और जो ये प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत की जो नदियां होती है, इनमें मध्य भारत और दक्षिण भारत की कुछ नदियां होती है। ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीन शॉट ले लेके आप, या इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस मैप को मैं आप लोगों के सामने समझाना चाहूंगा। इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हिमालय नदियां में तीन नदियां आती है। तो वो नदी होती है, एक गंगा हो गया, दूसरा यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी। यहाँ पे ये जो तिब्बत है यानी चीन के तिब्बत, यहाँ पे मानसरोवर एक झील है। ये मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। यहाँ से एक्चुअली दो नदियां निकलती है। एक निकलती है यहाँ पे सतलज नदी निकलती है, एक नदी यहाँ पे सतलज नदी निकलती है, और एक नदी यहाँ पे निकलती है सिंधु नदी। एक नदी सिंधु नदी निकलती है और ये होके यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे है अरब सागर। कोई भी नदियां, जितनी भी नदियां होती हैं, वे मेनली दो जगह पे आकर गिरती हैं। मेनली दो जगह पे आके गिरती हैं। एक या तो आके गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, या तो एक आके गिरेगी अरब सागर में। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। इसको आपको माइंड में रखना है। तो अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी के बारे में देखने चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सिंधु नदी के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि तिब्बत यानी चीन में एक जगह है, इसको बोलते हैं मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। हम लोग पढ़े हैं ना, जो सिंधु सभ्यता थी यानी हड़प्पा सभ्यता, इसी नदियों के किनारे वे सभी सभ्यताएं विकसित हुई थी। तो यहाँ से एक नदी निकलती है। यहाँ पे मैं आपको फिगर बढ़िया से दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है मानसरोवर झील
और यहाँ पे चीन है। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक्चुअली दो नदियां निकलती है, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक नदी देखते हैं। यहाँ से निकल रही है एक नदी, यहाँ पे देखिए ये सिंधु, ये आपके लद्दाख में, भारत के सबसे पहले ये लद्दाख में, भारत के सबसे पहले ये कहाँ पे, तो लद्दाख में इंटर करती है। और लद्दाख में इंटर करने के बाद ये यहाँ से पाकिस्तान होते हुए और ये आके अरब सागर में गिरती है। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि जो ये सिंधु नदी है ये 3 देशों में बहती है। सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। एक तो चीन हो गया, एक नंबर चीन हो गया, दूसरा भारत में इंटर की तो भारत देश में बह गई, और तीसरा चूंकि पाकिस्तान से होकर अरब सागर में आके गिरती है तो पाकिस्तान में हो गई, यानी यह 3 देशों से होकर गुजर रही है। फर्स्ट पॉइंट आप इसको ये नोट कीजिए। सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिएगा, ये ब्रह्मपुत्र के बारे में, अब ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं सिंधु नदी के बारे में, कि इसकी कुछ सहायक नदियां होती है। इसकी सहायक नदियां मेनली, ऐसे तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां होती है, लेकिन मेनली आपको इसकी सहायक नदियों में याद रखना है, इसकी सहायक नदियों में याद रखना है, ठीक है, इसकी सहायक नदियों में आपको याद रखना है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 5 सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 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 झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 नदियां क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है आपको, कि मान लीजिए ये सिंधु नदी यहाँ से ये हो गया झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां क्रम से इसकी सहायक नदियां होती है, जिसमें इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो होती है वो होती है चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है, इस बात को आपको याद रखना है। एक बात पॉइंट और नोट कीजिएगा कि सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। हमने बताया ना कि सिंधु नदी के दाहिने तट पे यानी लेह लद्दाख शहर स्थित है। याद रखिएगा, यह लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। सबसे बड़ी सहायक नदी जो होती है वह चिनाब होती है, इसको आपको याद रखना है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां 5 याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ऐसे क्रम में सजाने के लिए एग्जाम में पूछ देता है, इसीलिए हमें क्रम भी याद रखना चाहिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो आप जानते हैं कि भाखड़ा नागल जो परियोजना है, भाखड़ा, कुछ देखते भी चलते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना, ये भाखड़ा नागल जो परियोजना है वह हमारी सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना। और आप जानते हैं कि हड़प्पा जो होता है वह रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो होती है वह चिनाब नदी होती है, इस बात को आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, जो एक और मेन पॉइंट आता है कि सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान में पहले झगड़ा होता था। 1960 ईस्वी में एक बैठक बुलाई गई जिसमें सिंधु नदी पर समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। यह 1960 में यह समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इस बात को आपको याद रखना था। इस समझौते में कहा गया कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, ब्यास, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं उन नदियों का 80%
पानी जो है ना वो पाकिस्तान यूज करेगा तथा 20% पानी जो है वह भारत यूज करेगा। ये बात बताई गई तथा दूसरा बात यह कि जो नीचे की तीन नदियां हैं, नीचे की तीन नदियां झेलम, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, उसके बाद बच गया रावी, ब्यास और सतलज। ये जो नीचे की तीन नदियां हैं, ये जो नीचे की तीन नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, इन नदियों का 80% पानी जो है ना वह भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, इस समझौते में कहा गया। तो सिंधु जल समझौता में यह बात किया गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीन नदियों का पानी 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इंडिया यूज करेगा। और नीचे की तीन नदियां रावी, ब्यास और सतलज के 80% भाग भारत यूज करेगा और 20% भाग पाकिस्तान यूज करेगा। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो ये 2880 किलोमीटर होती है। इसको आपको याद रखना है कि सिंधु नदी की टोटल लंबाई जो होती है वह 2880 किलोमीटर होती है। इसको आपको याद रखना है। सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये होती है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर होती है। इस बात को आपको याद रखना है। सिंधु नदी की सहायक नदियां अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्रम से है। लेकिन अब हम लोग याद करेंगे छोटा बड़ा से कि इनका क्रम क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहली नदी हम लोग देखते हैं, क्रम के अनुसार नहीं बल्कि ऐसे हम लोग देख रहे हैं। ये क्रम वाइज मैंने नहीं सजाया है, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, एक क्रम से हो गया। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्रम से हो गया। लेकिन यहाँ पे हम क्रम से इसको नहीं सजाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नदियां जहां से निकलती हैं उनको हम लोग उद्गम स्थान कहते हैं, और जहां पे जाके विलीन होती है, यानी या तो वह अरब सागर में गिरेंगी या तो वह जाके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, तो उसे हम लोग मुहाना कहते हैं। या कभी कभी ये दूसरी नदी में भी जाके मिल जाती है तो उसे हम लोग उसका मुहाना कहते हैं, यानी जहां पे जाके दूसरे नदी में मिल जाती है। तो चिनाब नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थान है वह है बारालच्चा दर्रा। अब बारालच्चा दर्रा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। दो चीज आपको यहाँ पे याद हो गया। एक तो क्वेश्चन याद हुआ कि बारालच्चा दर्रा कहाँ है, तो बारालच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं चिनाब नदी। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा सिंधु नदी जाकर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है अरब सागर और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। तो सिंधु नदी जाकर आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंधु नदी जाकर ये टोटल इसमें की जितनी नदियां हैं जाकर ये अरब सागर में यहाँ पे गिरती है। और सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां होती है वे सभी क्योंकि सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, इसीलिए वो नदियां भी आपके अरब सागर में ही गिरती है। क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए चिनाब नदी अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में, तो चिनाब नदी चूंकि सिंधु नदी की सहायक नदी है, क्योंकि सिंधु नदी उसको साथ साथ लेते चली आती है, इसीलिए वह कहाँ पे आके गिरेगी, तो अरब सागर में गिरेगी। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सभी पांचों नदियां जाके सिंधु नदी में मिलती है। अतः सभी नदियों का जो होता है वह मुहाना क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा अरब सागर। यानी समझने वाली बात ये है कि अगर ये रूट की ये इस रूट की अगर कोई बस चलती है और यहाँ से एक टेम्पू आता है, यहाँ से एक टेम्पू आता है, यहाँ से 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 टेम्पू आता है, ये सभी टेम्पू लाकर पैसेंजर को इस बस में चढ़ा देते हैं और ये बस सपोज दिल्ली तक जाती है, तो ये सभी पैसेंजर कहाँ पे चले जाएंगे, तो दिल्ली ही चले जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर इस रूट में एक बस चलती है जो दिल्ली तक जाती है और यहाँ से टेम्पू वाला लाके इन सभी पैसेंजर को यहाँ पे इसमें छोड़ता आ जाता है, तो ये सभी पैसेंजर कहाँ के जाने वाले हैं, तो दिल्ली जाने वाले हैं। इसको याद रखिएगा। तो जितनी भी सहायक नदियां होती हैं
जितनी भी सहायक नदियां होती हैं, अगर वो किसी बड़ी नदी का हिस्सा होती है तो वह बड़ी नदी जहां पे जाके गिरती है, यानी जहां उसका मुहाना होता है, उन सभी टोटल नदियों का मुहाना भी वही होता है। इसको आपको याद रखना है। इसमें कहीं भी आपको सस्पिशन नहीं होना चाहिए। अगर सस्पिशन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम की बात है, इसको आपको ठीक करना होगा। तो याद रखिए ये सभी जाकर कहां पे गिरेंगी, तो अरब सागर में जाकर गिरती है। दूसरा दूसरा हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी होती है उसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी होती है उसे हम लोग चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। चंद्रभागा दो नदियों से मिलकर बनी है, एक का नाम है चंद्र, दूसरा का नाम है भागा। तो चंद्रभागा यानी हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी होती है उसको हम लोग चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। दूसरी नदी हम लोग पढ़ने चाहते हैं रावी। रावी हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। हालांकि रावी नदी का भी उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में ही होता है। जो चिनाब नदी थी वो बारालाचा दर्रा से निकलती थी, लेकिन यह जो है ना, यह रोहतास दर्रा से, वो बारालाचा दर्रा से नहीं, ये रोहतास दर्रा से निकलती है ये रावी नदी। और किस जिला में, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। तो याद रखिएगा रावी नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतास दर्रा से इसका उद्गम होता है। और ये चूंकि मुहाना इसका जो है ना चिनाब नदी में, यानी ये जाके चिनाब नदी में मिल जाती है, क्योंकि उस रूट में सेकेंड जो है ना सबसे बड़ी नदी जो होती है वह चिनाब नदी है, यानी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है सिंधु नदी के बाद। तो ये जाके ये रावी इसी में मिल जाती है और ये चिनाब नदी कहती है चल रावी तू भी मेरे साथ चल। तो ये रावी को ये चिनाब नदी लेके आगे बढ़ जाती है। तो दो पॉइंट आप लोग याद किया। एक नंबर पॉइंट याद किए, चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती थी और जाकर कहाँ पे मिलती थी, तो सिंधु नदी में मिलती थी, यानी अरब सागर में जाकर गिरती थी। दूसरी रावी नदी यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है, रोहतास दर्रा से निकलती है और जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। तीसरी सहायक नदी हम लोग पढ़ने चलेंगे ब्यास नदी। इसका भी उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में ही है और यह भी रोहतास दर्रे के समीप से निकलती है, लेकिन यह ब्यास कुंड से 43 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ये ब्यास नदी जो होती है यह भी हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही है, यह भी रोहतास दर्रा से ही निकल रही है। यह ब्यास कुंड से 43 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है और जाके इसका मुहाना जो होता है वह हरी के यानी कपूरथला के समीप सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। यह सतलज नदी में जाके क्या होती है, तो मिल जाती है हरी के यानी कपूरथला में के समीप सतलज नदी में जाकर मिल जाती है यह ब्यास नदी। यह ब्यास नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो वो सतलज नदी में है। वो भी कहाँ पे, तो हरी के कपूरथला के समीप, यानी हरीके में जाके, हरीके एक जगह है कपूरथला में, उसके समीप जाकर यह सतलज नदी में मिल जाती है ब्यास नदी। तो ब्यास और सतलज नदी आपस में एक हो जाते हैं हरीके यानी कपूरथला के पास में, और ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के रोहतास दर्रे के समीप ब्यास कुंड से यह ब्यास नदी निकलती है। इसको आपको याद रखना कि ब्यास नदी जो होती है वह हिमाचल प्रदेश के रोहतास दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 43 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है और जाके सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे, तो हरीके यानी कपूरथला के समीप। चौथी हम लोग सहायक नदी की बात करें तो वह है सतलज नदी। चौथी सहायक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी, जो सबसे नीचे की नदियां हैं, सबसे नीचे की ओर की नदियां हैं। इसका उद्गम स्थान है मानसरोवर झील। यह भी मानसरोवर झील कहाँ पे है, तो यह भी तिब्बत में ही है, यानी चीन में ही है।
तो दो नदियां सिंधु और सतलज दोनों एक ही जगह से निकलती है। कहां से? तो मानसरोवर झील से ही निकलती है और यह भी जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी इसको लेके आगे बढ़ के जाके सिंधु नदी में दे देती है। तो इसको याद रखिएगा कि सतलज नदी भी जो है ना वह मानसरोवर झील से ही निकलती है, यानी तिब्बत से। सिंधु और सतलज दोनों नदियां मानसरोवर झील यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। और चूंकि सतलज जाके चिनाब में मिल जाती है, चिनाब लेके उसको आगे सिंधु को दे देती है, सिंधु लेके अरब सागर में उसको गिरा देती है। चलिए अगला देखते हैं हम। एक चीज और, पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलज और ब्यास, जैसे कि मैंने बताया है कि पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। जैसे मैंने बताया है कि हरीके क्षेत्र में यानी कपूरथला के समीप सतलज और ब्यास आपस में मिल जाती है और यहीं पे भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इसको भी आपको एक पॉइंट में याद रखना है। अब आप लोग मैप से देख लीजिए आराम से। मैप से देखिएगा, मैप से देखिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है मानसरोवर झील। यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, यह लद्दाख से इंटर करेगी, यहाँ पे पाकिस्तान में आएगी। ये तो चीन से निकली ही, चीन से चूंकि निकली ही यहाँ से भारत में प्रवेश की और उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश की। तो एक देश, दो देश और ये तीन देश और जाकर अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 इसकी सहायक नदियां होती है। क्रमबद्ध तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लोग सिंधु नदी के बारे में पूर्णतः देख लीजिए। इसमें कहीं सिंधु नदी में नहीं आता है कि सिंधु नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन सिंधु नदी से नहीं पूछा जाता है। लेकिन अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने चलेंगे, अब हम लोग पढ़ने चलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी से जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंग डुंग, याद रखिएगा हिमानी एक है, इस हिमानी का नाम याद रखिएगा। मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंग डुंग एक हिमानी है जो 5150 मीटर ऊंची है, जो 5150 मीटर जो है ना वह ऊंची है। वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इस बात को आपको याद रखना है। तो मानसरोवर झील के से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित चेम युंग डुंग एक हिमानी है, उससे समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। यह ब्रह्मपुत्र नदी यह 3 देशों से होकर गुजरेगी। यहाँ पे आप देखिएगा, एक देश तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा चीन यानी तिब्बत से होकर, उसके बाद ये भारत में इंटर करेगी अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में आएगी, असम के बाद ये सीधे आकर यहाँ पे पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ पे है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे जाके गिरती है, अरब सागर में गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी ब से ब्रह्मपुत्र, ब से बंगाल की खाड़ी, ये ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। कितने देशों से होकर बहती है? तो एक नंबर तिब्बत यानी चीन, दूसरा नंबर भारत और तीसरा नंबर बांग्लादेश। तो 3 देशों से होकर यह गुजरती है, यह ब्रह्मपुत्र नदी। तो 2 नंबर पॉइंट याद हो गया कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। एक है भारत, दूसरा है ये तो शुरू में तो है ये चीन है यानी तिब्बत है, भारत हो गया और बांग्लादेश। 3 देशों से होकर गुजरती है कौन नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से इंटर मारती है? तो ये कहिएगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया आपको अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। उसके बाद ये असम में आती है
और असम के बाद ये सीधे आ जाती है बांग्लादेश होते हुए, ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत के लोग यानी नेपाल के लोग जो होते हैं, नेपाल कह रहे हैं, चीन के लोग जो होते हैं उसको सांपो नदी के नाम से जानते हैं। एक नंबर पॉइंट नोट कीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के लोग यानी चीन के लोग सांपो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में आएगी, अरुणाचल प्रदेश में चूंकि आएगी तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है तो दिहांग हो जाता है। मात्र एक अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। उसके बाद असम में आती है, ये असम से होकर भी गुजरती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन के राज्यों से होकर गुजरती है तो एक नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर आपका असम, और थोड़ा सा हिस्सा इसका ये अरुणाचल प्रदेश, असम, और यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ पे ये आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, और असम में चूंकि असम के लोग इसे ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं, असम के लोग ब्रह्मपुत्र, असम भारत में है तो हम लोग ब्रह्मपुत्र ही कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन लोगों का मेंटलिटी अलग होता है। ये अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों का, ये लोग इसे दिहांग कहते हैं, और जो तिब्बत के लोग होते हैं वो इसे सांपो नदी के नाम से जानते हैं। और जब बांग्लादेश में यह पहुंचती है, बांग्लादेश में, तो यहाँ के लोग इसे जमुना कहते हैं, यमुना नहीं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो तिब्बत में सांपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी सहायक नदी उतनी इंपोर्टेंट नहीं है तो हम उसको नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नोट कीजिए तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। भारत में या अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए बांग्लादेश में आके, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। तिब्बत के लोग इसे सांपो नदी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोग इसको कहते हैं दिहांग, असम के लोग तो हम लोग भारत में है तो ब्रह्मपुत्र ही कहेंगे, बांग्लादेश के लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो इसे जमुना कहते हैं। चलिए समझ में आ गया, आगे हम लोग देखते हैं। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, देख लीजिए। मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और ये यहाँ से आके ये बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसे कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं देहांग। उसके बाद दिबांग भी होता है, ये लोहित नदी भी होती है जो लेफ्ट से होकर आके ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो याद रखिएगा दिबांग, लोहित नदी को हम लोग खूनी नदी भी कहते हैं, धनसिधि नदी और कोपिली नदी, ये 4 नदियां आपको याद रखनी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। दिबांग, लोहित, धनसिधि, कोपिली। दिबांग, लोहित, धनसिधि, कोपिली। दिबांग, लोहित, धनसिधि, कोपिली, ये 4 लेफ्ट से आकर ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली नदियां हैं। 4 और नदियां सुबनसिरी, मानस और संकोश और तीस्ता। सुबनसिरी, मानस, 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 संकोश और तीस्ता। 4 और 4 8 नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। एक पॉइंट आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 नदियां, यहाँ पे 4 नदियां, तो यहाँ पे याद है दिबांग, लोहित, धनसिधि, कोपिली, सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता। तीस्ता चिलामू झील से निकलती है, इसको याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो जिसको हम लोग माजुली नदी द्वीप के नाम से जानते हैं, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है
और कहाँ पे है तो असम में है, इसको भी आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और कहाँ पे है तो असम में है। इस बात को आपको याद रखना है कि असम में है ये माजुली द्वीप, कहाँ पे है तो असम में है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा में जो है ना बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका पानी जो होता है वह बहुत सारे रोगों से लड़ने में सहायक होता है। यानी यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी गंगा बहुत ज्यादा जो होती है इम्पोर्टेंट होती है। गाना भी सुने होइएगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो गंगा नदी खुद में जो होती है यह पवित्र नदी है, और गंगा को हम लोग माँ के रूप में पूजते हैं। गंगा में जो है ना ये गंगा को 2008 में जो है ना वह आपको यहाँ पे मैंने लिखा है, कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबी नदी है यह। उद्गम स्थान इसका उत्तराखंड, गोमुख, गंगोत्री से निकलती है। निकलती है अलग चीज है, बनती है अलग चीज है। हालांकि गंगा बनती है, बहुत सारी नदियों से मिलकर बनते जाती है, लेकिन उद्गम स्रोत जो दो नदियां से मिलके, हालांकि गंगा निकलती नहीं है, हालांकि ऐसे मान लेते हैं कि यह उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, लेकिन ये निकलती नहीं है, बल्कि ये नदियों का ये समूह है जो बनता है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मान लीजिए कि यह उत्तराखंड के गोमुख गंगोत्री से निकलती है। यह भारत और ओनली बांग्लादेश, ये दो देशों से होकर बहती है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, जिसके कारण इसका पानी जो होता है हमारे लिए लाभदायक होता है। तो किसी को बीमारी होती है ना, नहीं कहते हैं कि गंगा जल लेके आओ, या कोई व्यक्ति मरण से पड़ा रहता है तो उसको मुंह में गंगा जल डाला जाता है। इसके तट पे बसे हैं कानपुर, इलाहाबाद, पटना, इसके तट पे बसे हुए शहर है। उत्तराखंड से ही यमुना नदी, उत्तराखंड से ही एक और नदी यमुना नदी, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, वह इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है, और यहाँ पे सरस्वती नदी का भी संगम होता है। आप लोग जानते हैं गंगा और यमुना का संगम इलाहाबाद में होता है, जबकि उत्तराखंड से ही गंगा नदी भी मतलब कि निकलती है, और यमुना नदी भी निकलती है। जो यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको पता है कि गंगा डॉल्फिन भारत गंगा में गंगा डॉल्फिन को जो है ना, एक गंगा डॉल्फिन के बारे में भी आप लोग पढ़े ही हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में। गंगा नदी के बारे में देखिएगा तो ये गंगा है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। यह राज्य है आपका, यहाँ पे देखिएगा तो ये है उत्तराखंड, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड, फिर उसके बाद से ये उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश के बाद यह बिहार, ये बिहार है, ये बिहार में आकर प्रवेश करती है बिहार। बिहार के बाद ये झारखंड, झारखंड के बाद यह पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों में आकर बहती है, याद रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों में, 5 राज्यों से होकर, 5 राज्यों से होकर यह भारत में बहती है। कौन कौन तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बिहार कह लीजिए, झारखंड भी कह लीजिए, और पश्चिम बंगाल। और 2 देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। इसको आपको याद रखना है, 5 राज्यों और 2 देशों से होकर गंगा नदी बहती है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो होती है वह यमुना होती है, वह भी यहीं से निकलती है और यहाँ के आपके
इलाहाबाद में आकर मिलती है गंगा से। यहाँ पे इनका संगम होता है इलाहाबाद। तो यहाँ पे पॉइंट आप लोग देख लिए कि यह है गंगा नदी, यह गंगोत्री यानी गोमुख से निकलती है, उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश होते हुए ये चली जाती है। इसके भी अलग अलग नाम होते हैं जिसको आपसे पूछ लिया जाता है। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश के लोग जो होते हैं वह पद्मा कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। भारत बांग्लादेश में हो गया। चलिए यहाँ पे देखिएगा, गंगा नदी जैसे मैंने बताया है बनती है तो एक नदी यहाँ से आती है अलकनंदा नदी जो संतोबत हिमानी से निकलती है, और एक गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी। ये भागीरथी बहुत बड़ी नदी है, क्योंकि इसके बारे में अलग हम पढ़ाएंगे। भागीरथी में एक भिलंगना भी आकर मिलती है ना, भिलंगना छोटी नदी है। तो ये दोनों आके देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। यहाँ से गंगा नदी जो है ना वह आगे और बढ़ती है। तो यहाँ से निकलता है कि यहाँ पे गंगा बनती है, देवप्रयाग में आके गंगा बन जाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग मेघना नदी के नाम से जानते हैं। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गंगा यहाँ से निकल रही है और ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है, और ये जहाँ पे मिल जाते हैं वहां से इसे मेघना के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां पे मिलते हैं वहां से इस नदी का नाम मेघना हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। यमुना नदी की सबसे बड़ी यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां होती है चंबल और बेतवा, इसको भी आपको याद रखना है। यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है और यमुना की सहायक नदी चंबल और बेतवा है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई या गंगा नदी हो गई, या गंगा की जितनी भी सहायक नदियां है, यमुना हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, ये सभी नदियां आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी की जितना सहायक नदियां है, जितनी सहायक नदियां थी वो टोटल नदियां आकर कहाँ पे गिरेगी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इस बात को भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। अब लास्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में मेनली आपको मध्य भारत की नदियां और यहाँ पे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे एक पठार है, यहाँ पे एक पठार है जिस पठार के चलते बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। ये सीधे ये अरब सागर में नहीं गिर पाती है। यहाँ पे पठार के चलते, जो कि दक्षिण का पठार है यहाँ पे, जिसके चलते बहुत सारी नदियां आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में नहीं गिर पाती है। तो इस बात को भी हम लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक पर्वत है अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दक्षिण भारत की नदियां। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी, और लूनी नदी ना तो अरब सागर में जाती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में जाती है। यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, तो वह है लूनी नदी। आपको याद रखना है कि लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, और ये कहाँ से निकलती है, तो अरावली पर्वत से निकलती है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है जो कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, वह और कोई नहीं बल्कि लूनी नदी है। तो लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। यमुना की लंबाई 1310 किलोमीटर होती है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद से आपको मैं और बता रहा हूं, यहाँ पे है अमरकंटक। बेसिकली
छत्तीसगढ़ में मध्य भारत में यहाँ पे है अमरकंटक की पहाड़ियां। इस अमरकंटक की पहाड़ियां से 3 नदी निकलती है। यहाँ पे है अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी सोन नदी है जो जाके गंगा नदी में मिल जाती है, जो बिहार के सभी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। एक नदी होती है सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। यह एकमात्र सोन ऐसी नदी है जो पश्चिम से, ये पश्चिम में कहेंगे इसको, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। यानी कि यह उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो सोन एक ऐसी नदी है, याद रखिएगा, सोन एक ऐसी नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। बाकी सारी नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन सोन नदी भी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसको आपको याद रखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता, कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर आकर और गंगा में मिलती है? तो वह है सोन नदी। दूसरी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो नर्मदा नदी, ये जो नर्मदा नदी है वह आकर आपके अरब सागर में गिरती है। उसके बाद से एक और नदी आके अरब सागर में गिरती है जिसका नाम है ताप्ती, और यहाँ पे है सतपुड़ा की पहाड़ी यानी रिफ्ट घाटी। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी यानी सतपुड़ा की पहाड़ियों से होकर बहती है और जाके अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से बहते हुए आके अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। और ये जो ताप्ती नदी है वह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। तो याद रखिएगा, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और ये दोनों नदियां नर्मदा और ताप्ती जाके ये जो है ना अरब सागर में गिर जाती है। यह रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। तीसरी नदी अमरकंटक से निकलती है जो महानदी होती है, जो महानदी है। आप जानते हैं कि महानदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। और महानदी किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। यहाँ से इसको भी पॉइंट को नोट करते चलिएगा। महानदी यह है उड़ीसा में महानदी है और इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है और ये नदी उड़ीसा में प्रवाहित होती है। इसको भी आपको याद रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, एगो नर्मदा, दूसरी सोन, तीसरी महानदी। ये अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों, क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है यानी सतपुड़ा की पहाड़ियों से होकर बहती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से होकर निकलती है। अब मैं बताने चल रहा हूँ 3 नदियां मेन। एक नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो वह है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है या बूढ़ी गंगा कहा जाता है, या बूढ़ी गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई होती है वह 6465 किलोमीटर होती है। तो गोदावरी नदी की लंबाई 6465 किलोमीटर होती है। इसको भी आपको याद रखना है। और ये तीनों नदियां जो दक्षिण से आकर, यानी ये देखिए, ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं, उत्तर दक्षिण पूरब। तो पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पश्चिम की ओर बहेगा तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, और पूरब की ओर बहेगा तो पूरब की ओर बहने वाली नदियां। तो पूरब की ओर बहने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती है। ये पश्चिम की ओर यहाँ पे बह रही है। इसको भी आपको याद रखना है। ये भी झेलम, चिनाब, राई, सतलज, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये सब पश्चिम की ओर बहने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां।
ये सभी आके अरब सागर में गिरती है। तो याद रखिए, यहाँ से महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं गोदावरी। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो महाबलेश्वर से है, और ये जाके अरब सागर में जाके गिर जाती है। उसके बाद होता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी जाके आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप जानते हैं कि नागा अर्जुन सागर बांध जो होता है वह कृष्णा नदी पर बांधा गया है। तो आप जानते हैं कि अर्जुन जो थे बहुत ही बड़े प्रचंड धनुधर थे, और अर्जुन और का संबंध जो है ना वह कृष्ण जी से था। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन इसीलिए इसको रखा गया, कृष्णा और अर्जुन का संबंध बनाकर ही कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर का निर्माण किया गया। ये पहले ही सोच के सब काम किया गया था। तो कृष्णा नदी पर कौन बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध है, और कृष्णा नदी की लंबाई का कितना है? तो 1400 किलोमीटर है, और ये जाके पूरब की ओर बहती है। तीसरी नदी होती है कावेरी नदी। आप लोग जानते हैं कि कावेरी नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात है। तो शिव सुंदरम जलप्रपात कहाँ पे है? तो कावेरी नदी पर है। और कावेरी जल विवाद जो होता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ था। तो कहेगा कि कावेरी जल विवाद क्या है? तो कावेरी जल विवाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का मैटर है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का मैटर है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का मैटर है कावेरी जल विवाद, तो वो दोनों देशों के बीच है। और कावेरी नदी पर शिव समुद्र जल प्रपात है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। ये सभी चीजें आपको पूर्णतः याद होनी चाहिए, वरना आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकते हैं। सतलज नदी से एक नहर निकलती है जो राजस्थान तक जाती है, जिसे हम लोग इंदिरा कनाल के नाम से जानते हैं। सतलज नदी से एक नहर निकलती है जो राजस्थान तक जाती है, जिसे हम लोग इंदिरा कनाल के नाम से जाने जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित कनाल है, इसका नाम है इंदिरा कनाल। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित कनाल है जिसका नाम है इंदिरा कनाल। डियर स्टूडेंट्स, मैंने टोटल नदियों के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखने का प्रयास कीजिएगा, मन से दिल से देखिएगा। मैंने मन से दिल से पढ़ाया है। तो मेरा नदी का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।